कि हम पूर्वांचल से लखनऊ से गाजीपुर तक जो है एक बढ़िया एक्सप्रेस वे में जाएंगे। डिफेंस में जो आइटम सबसे पहले बाहर से खरीद लिया जाता था, अभी हमारे यहाँ बनाया जाएगा। जब बनेगा तो उससे सपोर्टिव सप्लायर चाहिए, सप्लायर का भी सप्लायर चाहिए। तो इस नेटवर्क में आखिर कहाँ से अपने लोग तो आएंगे, क्या कहीं बाहर से लाए जाएंगे? यूनिवर्सिटियों में स्किल के ऊपर कोर्सेज चालू हो गए। अब यही ज़रूरत थी। जो पहले केवल डिग्री ले लीजिए चलता था, अब डिग्री का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होकर के आपका हुनर क्या है, आप कर क्या सकते हो। नहीं तो डिग्री ले लीजिए और आपको पता भी नहीं चले कि आप किस एरिया में डिग्री लिए। तो ये डॉक्टर साहब, ये डिजिटल इंडिया का इन सारे पूरे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल इंडिया का आप क्या रोल समझते हैं? सर, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब सोचिए, आप पहले रेलवे में जाइए, आपको अगर कोई अपना कंसाइनमेंट भेजना है तो वहाँ जाइए, देखिए कौन दिन गाड़ी के डब्बा में जगह रहेगी, आज नहीं कल नहीं, ऐसे होता था। आजकल अगर आप है तो एक पोर्टल बना करके रख दीजिए, अपना वेबसाइट पर प्रचार कर दीजिए, यूट्यूब में प्रचार डाल दीजिए, लोग आपके यहाँ लॉगिन करने लगेंगे। उससे क्या होगा, आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके यहाँ से आएंगे, सामान ले जाएंगे, वहाँ भेज देंगे, वहाँ उतारने वाला उतार लेगा जो है सब। तो कितना किसका समय बचा सोचिए। टाइम ऑफ डूइंग द बिजनेस कम हुआ। सही आपके पास गारंटी सामान हमारा पहुंच जाएगा जो है। ऐसे ही सर, जैसे मैं बताऊं आपको, डिजिटल इंडिया का कमाल जो है, सोचिए कि कोविड वैक्सीन जो लगी तो शायद विश्व में हम पहले देश थे कि इधर आपकी वैक्सीन लगी नहीं, उधर आपका सर्टिफिकेशन तैयार हो गया। सोचिए कितने प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरह से हेल्थ केयर कार्ड्स होते हैं सर जो है। पेमेंट देखिए, आज की डेट में सब्जी लेने जाइए तो वहाँ भी आप आराम से ऐप से पे कर देते हो तुरंत जो है ऐसे पैसे। सर, ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहे, ऐसे कितने और अभी आने वाले हैं जहाँ आपको सब चीज़ का कोई ऐप मिल जाएगा, कोई जगह मिल जाएगी। और अब इसके कारण जो है कुछ नए तरह के जो क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम वगैरह ये है, उससे भी निपटने के नए आयाम निकल रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके इस क्षेत्र में नौकरी की भी संभावना खूब है, और उसमें होने वाले गड़बड़ियों को रोकने की संभावना खूब है, और साथ साथ उससे लोगों को काम करने में आसानी भी खूब है। भाई, सबसे बड़ी डॉक्टर साहब चीज़ है कि डिजिटल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं, रिक्शे वाला से लेके और गांव में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, वो भी अपने मोबाइल ऐप से पैसे का आदान प्रदान करने लगा। इसके बाद डॉक्टर साहब जो असली चीज़ और आती है कि ये पहले हमारे सब लोगों के सामने, देश सामने एक ही शब्द आता था, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद अब ये हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में ये डिफरेंट कॉरिडोर्स की बाढ़ आई है देश में। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गया, डिफेंस कॉरिडोर्स हो गया, रेलवे कॉरिडोर्स हो गया। इसका डॉक्टर साहब कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब क्या है और आम आदमी को इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि भारत की जो जियोग्राफी है उसमें बहुत से ट्रेड जो होते हैं वो कुछ जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है तो आप शिपिंग से करोगे, शिपिंग जहाँ होगी वहाँ पोर्ट्स होंगे जो है, तो पोर्ट पे जो सामान आएगा वो दूसरी जगह जाएगा जो है। तो अगर जहाँ जाएगा तो वहाँ से आपको ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो बहुत ही तेज़ी से देश के बाकी हिस्सों में पहुँचा सके। तो जैसे मान लो बम्बई दिल्ली ले लीजिए, या कलकत्ता बॉम्बे ले लीजिए, या बम्बई बंगलोर ले लीजिए। तो यहाँ क्या है कि जो पहले रोड नेटवर्क थे वो काफ़ी लंबे थे, उनसे बहुत घुमाव था। अभी क्या कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस उनको कहीं कहीं ऊंचाई पर ले जाकर कहीं एलिवेटेड रोड लगा करके कहीं वो लगा कर बनाया जा रहा है, जिससे कि कम से कम समय में सामान अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और जब वहाँ जाए तो साथ साथ जहाँ उसको कंसाइनमेंट को क्या करना पड़ता है, कहीं कहीं मिक्स करना पड़ता है, तो वही जगह फिक्स हो जो है। ऐसे जगह मल्टी मॉडल पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ पे मतलब कंटेनर आ रहा है शिप का, उससे सामान निकले, वहाँ से छोटे छोटे कंसाइनमेंट बना के ट्रक में ला दे जाएँ, उनसे निकाल करके अगर कोई बनता है तो पैक करके एयरपोर्ट पे भेजा जा सके जो है। तो ये जो कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ कि डेडिकेटेड कॉरिडोर जो केवल फ्राइट को भेजने के लिए, सामान को भेजने के लिए डेडिकेटेड लाइन हो, उसी पे लेन हो, जिससे वो जल्दी से जल्दी
अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए सर। और उनका कनेक्टिविटी जो है, जहां से सामान उतारा जाता है, चाहे पोर्ट हो, चाहे बड़ा रेलवे स्टेशन हो, चाहे बड़ी कंपनियां जहां पे हों, वहां से चले। तो इसीलिए जो नेशनल कॉरिडोर रेलवे का है, देखिए अब रेलवे में बहुत जगह है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, जहाँ से तेल निकलता है, जहाँ से तेल चलता है। अब उनको अगर आप सही जगह स्पीड दे दोगे, डेडिकेटेड हो जाएगा लाइन जो है, मतलब उसी पर्पज़ के लिए रहेगा, तो उनको जगह कम रुकना पड़ेगा, कम रुक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब जो अनिश्चितता रहती है, आज सामान आएगा कल आएगा, वो दूर हो जाएगा जो है इससे। तो अब इसीलिए देखोगे आपने कि हमारे यहाँ भारतमाला, पर्वतमाला, सागरमाला, ये 3 जगह से रोड नेटवर्क को बढ़ाया गया। सागरमाला का मतलब क्या था कि जहाँ जहाँ पोर्ट के किनारे किनारे सड़क का नेटवर्क हो, जहाँ पे बहुत से ट्रक, बहुत से ट्रेन वगैरह आते हैं, अपना वहाँ सामान जाता है, तो वो जो है इतना स्पेसियस हो कि वहाँ कोई कंजेशन ना हो, सब अब वो जल्दी सामान आए, जल्दी निकल जाए, वहाँ रुकने नहीं पाया जाता। तो डॉक्टर साहब, ये भारतमाला और जो सागरमाला प्रोजेक्ट बात की, ये डॉक्टर साहब इनका क्या कॉन्सेप्ट है? बात बताए ना, सागरमाला जो है, जो समुद्र के किनारे पोर्ट होता है ना, पोर्ट पे अक्सर बहुत से सामान जो आते हैं उनको ले जाने के लिए ट्रक, ट्रेन्स वगैरह आती है। तो क्या होता था, वहाँ पे सड़कें बहुत चौड़ी या बड़ी न होने के कारण अक्सर वहाँ कंजेशन बहुत हो जाता था। आप देखिए कई बार तो आप देखते होंगे जहाँ पोर्ट रहता है वहाँ पे घंटों घंटों जाम लग जाता था। अब वो जाम न लगने पाए, सड़कें अच्छी हों, वहाँ से कई उनके बाईपास भी निकलते हों, जिससे कि वहाँ से सामान आए, उतरे और सीधे निकल जाए जहाँ जाना हो डेस्टिनेशन पे, चाहे ट्रेन से जाए वो, चाहे वो ट्रक से जाए, चाहे जैसे जाए जो है। तो इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड नेटवर्क जो पोर्ट से जोड़ते हुए सामान को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में मदद करे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को सागरमाला को कहा गया। भारतमाला हो गया सड़कों का नेटवर्क हो, जो दूसरे बड़े बड़े शहरों को जोड़ करके डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्लाइट कॉरिडोर बनाए, लेन बनाए, जो उसी पे गाड़ियाँ जाएं, जहाँ 12-18 घंटे लगते थे तो 7-8 घंटे में काम हो जाए। तो वो भारतमाला के अंदर आ गया जो है। और पर्वतमाला के अंदर वो हो गया कैसे आप जो है लोगों को पहाड़ी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हमारे उत्तराखंड हो गए, हिमाचल हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे चाहे टनल बना करके ले जाइए, चाहे मतलब और सुविधा बढ़ाइए। कहीं कहीं तो दर्शन वर्शन के लिए लोगों ने रोप वे भी बढ़ाना चालू कर दिया है सरकार ने, उसमें जो है। सो ये सब कंसेप्ट ने लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए किया गया, और जो अपने आप दिख रहा है लोगों का, हमको कहने की जरूरत नहीं, अपने आप दिख रहा है सर वहाँ पे सब। अच्छा सर, इस टुवार्ड्स नया भारत की स्टडी आपने कंप्लीट कर ली, आपने बेसिक इसका जिस्ट मतलब क्या सरकार के लिए आपने क्या आई ओपनिंग चीज़ें इसमें रखी हैं, जो इसका निचोड़ सब क्या है? हमारा निचोड़ ये है सर कि सरकार को जो उनकी योजनाएं हैं बहुत अच्छे से चल रही, इनको और गति से बढ़ाया जाए, लोगों में स्किलिंग की भावना को और गति दी जाए, यूथ को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिले कि नए नए डायरेक्शंस में, जैसे अब कैसे आप सोचिए QR कोड कैसे जनरेट हो, आप IT में प्रोफेशनलिज्म कैसे बढ़ाएं, नई नई जो टेक्नोलॉजी जनरेटिव आई है, रोबोटिक्स है, वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन है, इसमें लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इंटरफेस, मान लो आपने देखा होगा कि प्लेटफार्म कैसे बने, डिजिटल प्लेटफार्म कैसे बने, उससे लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ें। तो हर स्कीम जो हुई है सर, उसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट अच्छे से बढ़े, लोग उसके लिए ट्रेंड हों, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जॉब बढ़े। जैसे मतलब अभी सपोज एक आदमी बोला हम तो भी काम किए हुए, हम कैसे ट्रेड में आ सकते हैं, तुम अच्छे से आ सकते हो, तुम जाओ 4 महीने का ट्रेनिंग लो, कैसे आप जो है प्लेटफार्म पे, डिजिटल प्लेटफार्म पे काम करोगे, कैसे आप जो है लॉजिस्टिक इक्विपमेंट हैंडल करोगे, कैसे आप जो है एयरपोर्ट पे ओवर ब्रिज रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप जो है जो ट्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, सामान फ्राइट फॉरवर्डर के साथ जुड़ सकते हो, है कैसे आप जो है कस्टम हैंडलिंग में लोगों की मदद कर सकते हो। ऐसे ना बहुत से स्पेशलाइज जोन खुल रहे हैं जहां हमारे ट्रेन लोगों की ज़रूरत है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, अब छोटे छोटे यूनिट्स जो खुल रहे हैं, स्मार्ट स्मार्ट क्लस्टर बन रहे हैं, डिफेंस क्लस्टर बन रहे हैं। डिफेंस में जो आइटम सबसे पहले बाहर से खरीद लिया जाता था,
अभी हमारे यहाँ बनाया जाएगा। जब बनेगा तो उससे सपोर्टिव सप्लायर चाहिए, सप्लायर का भी सप्लायर चाहिए। तो ये नेटवर्क में आखिर कहाँ से अपने ही लोग तो आएंगे, क्या कहीं बाहर से लाए जाएंगे? मतलब इसे किसी भी एंगल से देखिए, सिवाय इससे लोगों का इन्वॉल्व होना, नए रोजगार या उसी रोजगार में बढ़ोतरी होना, नई टेक्नोलॉजी के समावेश से उसके सीखने वालों की ज़रूरत पैदा होना। हमको जैसे एक जिम्मेदारी दी गई है, अब फ्यूचर स्किलिंग के लिए एक रिपोर्ट बनाइए। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने कई एक्सपर्ट को लगा के ये जिम्मेदारी हमें दी है। तो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर कि 2030 में और 35 में, 40 में, 47 तक कैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे स्किल सेट की, एक्सपर्टाइज की, किस तरह के नॉलेज की, किस तरह की उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है, उसको आप कैसे अपने सब्जेक्ट में अपने लोगों को लोअर लेवल तक जाने में, मतलब जहाँ पे लोगों को सिखाया जा सके, बताया जा सके, जिससे कि उनको जॉब में फ़ायदा हो, काम करने में आसानी हो, कि इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे की जिम्मेदारी। उसके लिए हम कोर्स बनाएंगे, उसके लिए सब्जेक्ट बनाएंगे, सिलेबस बनाएंगे, जगह जगह जो संस्थान है उनको सिखाएंगे कि आप इसको अपने यहाँ चालू करिए। वीडियो बेस्ड कोर्सेज चलाएंगे कि उसको देख के आप सीखिए कैसे आप जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। रिपेयर मेंटेनेंस का काम बढ़ेगा उसमें जो है। जैसे अभी मोबाइल ले लीजिए, बहुत कम लोगों को आता है कि कैसे इसका अगर कुछ ऐप खराब हो ठीक कैसे करें। तो धीरे धीरे जो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग अपने आप आएंगे सीखने के लिए, उसे काम करेंगे उसमें जो है। जैसा टुवार्ड्स नया भारत पुस्तक निकाल के आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई की एक दृष्टिकोण देश में बदल दिया। अभी तक ये कार्य आईआईएम से, देश का कोई भी आईआईएम हो, उससे ये अपेक्षा नहीं थी, ना इस तरीके का कोई प्रेजेंटेशन सामने आया। और धारणा ये थी कि आईआईएम ये कैंपस बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं और देश के विकास में जो अन्य काम है जैसे नीति आयोग या अन्य संस्थाएं वो अपनी कर रही हैं। लेकिन इस पुस्तक ने पहली ऐसी देश के सामने एक गेटवे ओपन किया है कि आईआईएम का मैंडेट ये नहीं है, आईआईएम का मैंडेट ये। इसके बारे में ये क्या आपको लगता है? अब देखिए, मैं बताऊं आपको, हम पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थे। सरकार से बहुत दिनों से छात्रों की, एलुमनाइज की, उनके फैमिलीज़ की, इवन मुंबई में रहने वाले बहुत से संभ्रांत व्यक्तियों की भी डिमांड थी कि यहाँ पे एक आईआईएम होना चाहिए। जो इसी सरकार ने हमें 2023 में ये मतलब हमको ऑटोनॉमी दे करके हमको आईआईएम स्टेटस दे दिया। और हम शुरू से ही टेक ड्रिवन मैनेजमेंट में विश्वास रखते थे, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा दिया जाए। ये हमारे अंदर में यहाँ से पहले भी चलता था, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर से होता था। अभी हम ये सोचें कि इतना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हर जगह पड़ रहा है, उसको आखिर लोगों तक कैसे इंडिया सेंट्रिक, मतलब भारत सेंट्रिक जो है मैनेजमेंट कोर्सेज कैसे चले, कैसे यहाँ तक ज़रूरत पड़ने पर हमको पता लोकल भाषाओं में भी हम लोग उसको ले जाएंगे, जिससे कि उनके लोग भी अपने भाषा में सीखें कि भाई लॉजिस्टिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे, सप्लाई चेन कैसे इम्प्रूव होगी, हम फिनटेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम अपनी मार्केटिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम कोशिश करेंगे सब लोग जाने, साथ ही कारपोरेट जगत के बड़े बड़े लोग तो जानेंगे, अच्छे बच्चे आएंगे, बाहर के विदेश के भी जो एक्सपर्ट होंगे उनको भी हम लाएंगे अपने यहाँ, उनसे भी सिखाएंगे लोगों को। हम नहीं चाहते कि हम केवल एक सिल्लो के रूप में जाने जाएं। हम चाहते हैं कि जो देश की प्रायोरिटी है, जो समाज की प्रायोरिटी, उसमें हमारी भागीदारी हो, हम उसमें लोगों के साथ लग करके और उसको गति दें जो है। ये हम लोग यही सोचे। हमारा मैनेजमेंट भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसकी भी यही राय है और सरकार की भी यही राय है। इसलिए आप देखोगे हम ही नहीं, लगभग अभी सारे संस्थान जो है कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो लोगों से कनेक्ट हो करके, सरकार की नीतियों से कनेक्ट हो करके अपने को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब इस पुस्तक को लाके टुवार्ड्स नया भारत, आपने आईआईएम मुंबई का एक दृष्टिकोण और उसकी दिशा ही एक नई दिशा बदल दी। अब जो देश के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इंडिकेट किया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप लोग का क्या आपका विचार है? देश के सामने कोई आप मसौदा ऐसा रखना चाहते हैं कि हम उसमें
दुनिया में एक नज़ीर बना सकें? देखिए, एक चीज़ बड़ी बताया आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो डेटा ड्रिवन है, जहाँ पे हम कैसे डिफरेंट मेथड्स एल्गोरिदम पास्ट डेटा के बेसिस पे हम आगे की बात बताना चाहते हैं और वो साइंटिफिक हो। ऐसा नहीं कि गेस्टिमेट ज़्यादा हो, साइंटिफिक हो। और उसमें क्या होता है, जैसे छोटी घटना बताया आपको। पहले जब समुद्र में तूफान आता था तो हम लोग जान नहीं पाते थे कि ये तूफान मतलब कौन से वो पोर्ट के या किनारे को, समुद्र किनारे कौन से भाग को हिट करेगा। अभी क्या है, बहुत से एआई बेस्ड मेथड्स आए जिसके कारण हम मतलब उनके विंड पैटर्न को, तूफान की स्पीड को और बाकी लहरों के उसको देखते हुए ये बात प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इस लोकेशन के इतने एंगल में ये अटैक करेगा। तो उससे क्या हुआ कि लोगों का जो जान माल का नुकसान होता है वो कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कम हो गया। ऐसे ही एआई का हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं डिमांड प्रेडिक्शन में। हम लोग प्रेडिक्शन के अस्पतालों के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ज़िले में, गांव में इस साल कितना फसल पैदा होगा। अगर वेदर ऐसा रहा, टेम्परेचर ज़्यादा रहा, गर्मी ज़्यादा रही, क्लाइमेट चेंज ऐसा है, मतलब बढ़ रहा है उसका, तो इसका फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो अगर यूक्रेन में और रसिया में युद्ध हो रहा है तो उसका आपको तेल के दाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की गूढ़ बातें जो पहले केवल अंदाज़ा लगाया जाता था, अब एआई जो है वो इस लेवल पे पहुंचती जा रही है कि उससे हम बाकायदे कंप्यूटेशनल स्टडी करके बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ होनी है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक पहुँचेगा। कुछ एरर होता है उसमें, लेकिन वो आराम से एडजस्ट हो जाता है। हम लोग जैसे अभी आपने सोचा एआई में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी आ रही है, मतलब उसमें क्या होता है कि डाटा बहुत ज़्यादा है और वो डेटा को स्टडी करके हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि भाई आगे क्या होगा, और जो भी होगा उसको जब वेरीफाई करेंगे टेस्टिंग डाटा, ट्रेनिंग डेटा से, तो बताएगा कि इतना % एरर आ रहा है। तो वो एआई बहुत अच्छी होगी जो जो एरर और या गलतियों की या उसमें जो मिसमैच है उसकी संख्या को कम बताएगी। अब सोचिए इसका उपयोग आपको मरम्मत में, स्पेयर पार्ट्स में, आपका कि कौन सा सामान कब कहाँ पहुँचेगा, कितनी ट्रक आपको हायर करनी है, कितनी टैक्सी हायर करनी है, अगर शहर में फलाने जगह कंजेशन हो रहा है तो आप रास्ता में स्पीड कैसे चेंज करें। तो ये सब चीज़ें होंगी एआई से। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, हर नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ उसका दुरुपयोग भी बढ़ता है। तो उसको हम बोलते हैं कि कैसे हम वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एआई बनाएं। तो उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन होंगे, कुछ ड्राफ्ट होंगे, रूल्स आएंगे जो धीरे धीरे, चूँकि कोई चीज़ बढ़ता है ऐसे तो आप भी जानते हो कितनी जल्दी तो नहीं होता, लेकिन उसका जितना उसका फ़ायदा है वो अद्वितीय है। और इसीलिए हमें लग रहा है एआई हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, जो उसका नेक्स्ट वर्जन है, ये काफ़ी बढ़ेंगे। अब बड़ा इनका इस्तेमाल शिक्षा विभाग में भी, मेंटेनेंस में भी, डिफेंस में भी, फाइनेंस में भी, हर एरिया में बढ़ेगा इसको। और इसीलिए ये गवर्नमेंट का हर चीज़ का एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर्स है कि कैसे इसको हम लोगों तक। लेकिन थोड़ा सा पार्ट अभी कुछ जो उसमें लोग सेप्टिक लोग मतलब बोलते हैं लोग जो है कि स्केप्टिक लोग की इससे बहुत नुकसान हो रहा है, डीप फेक बन रहा है। ठीक है, कुछ तो आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब कंट्रोल हो तो जाएगा। डीप फेक डॉक्टर साहब कितना बड़ा खतरा है अभी देश तो के बहुत- लिए? देखिए क्या है सर कि डीप फेक में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ हम बोल नहीं रहे, ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है कि हम बोल रहे हैं। तो अब अभी जब तक थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस नहीं बैठती है वो तो लगाएगा कि भाई बहुत ख़राब बात हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा लाइन ऑर्डर मशीनरी वगैरह है, जैसे उनको वेरीफाई करना, उनको चेक करना, वो चल रहा है। तो इसीलिए ऐसे विंग जो है ना सर, जो मतलब जिनको हम कहें साइबर क्राइम के, ऐसे विंग का भी काम ज़्यादा बढ़ेगा अभी। हाँ, और धीरे धीरे कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। रीजन क्या है ना, हर गलत चीज़ का एक न एक दिन तो अंत होता ही है। लेकिन शुरू में हो सकता है जो मतलब जो इस तरह के दुराचारी लोग हैं बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी ही कंट्रोल, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी भी बिल्डअप हो रही ना।
जो उसको करने से रोकेगी। जिस जिस प्लेटफार्म का आप इस्तेमाल करें उनको मालूम पड़ जाएगा तो पहले से मतलब आपको इत्तला कर देंगे कि भाई इससे गलत हो रहा है। तो अभी तो इसका इम्पैक्ट सर वैसे कम हो रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वो थोड़ा सा बढ़ तो रहा है, लेकिन कम जरूर होगा उसमें तो। लेकिन डॉक्टर साहब इस तरीके के जो साइबर क्राइम हैं बढ़ते हैं, तो साइबर क्राइम को रोकने वाले जो एजेंसीज़ हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए कोई आपके ऐसे संस्थान कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ रिसर्च की फैसिलिटी ज़्यादा है, जो एजेंसीज रोकने वाली हैं उनके यहाँ रिसर्च की सुविधा उतनी नहीं है, तो ऐसा कोई चीज़ दृष्टिकोण है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इसमें एक जैसे हैकिंग सिस्टम है, साइबर क्राइम में मालवेयर हैं, साइबर क्राइम के और से बहुत से सिस्टम में मतलब वो लोग वायरस वगैरह छोड़ करके क्या करते हैं कि खराब करप्ट कर देते हैं। जैसे मुझे एक सज्जन मिले, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, लॉजिस्टिक फर्म है उनकी, तो उनके किसी कंपटीटर ने मतलब ऐसे कुछ वायरस वगैरह का करवाया जिससे उनका पूरा सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम जो है मतलब कि कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो लगभग 1 महीने तक पूरा गलत रिजल्ट देता रहा। तो बाद में उसको पूरा फिर से रीओरिएंटेड कराया गया, सही कराया गया। तो क्या है ना सर कि जैसे वो बढ़ रहा है उसी तरह से सेफ्टी मेजर्स, फायरवॉल्स, उनके और भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो किस तरह के मालवेयर को रोके, कैसे करें, उधर ही बढ़ रहा है काम। तो कुल मिला जुला करके कि नए नए टेक्नोलॉजी भी बिल्डअप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऑफिस से ही कनेक्टेड कई कई मिशन काम कर रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी को कैसे स्ट्रेंथन करें, जिनका हमारे हर तरह से काम आएगा। तो इसको बड़े ही सीरियसली लोग ले रहे हैं, एजेंसियाँ भी सीरियसली ले रही हैं और साथ में रिसर्च संस्थान भी उसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि सर ये ज़्यादा कुछ समस्या है। लोग जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उस हिसाब से साइबर वाले भी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये भी एक जॉब का नया वो अवतार खुलेगा जहाँ पे मतलब कई लोग इसी काम में लगेंगे जो इसको रोकने में, इसको बताने में, कैसे उसको चेक करें, कैसे कंट्रोल करें, उस नियम के हिसाब से कैसे मतलब उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रेमेडियल मेजर्स लिए जाए जो है। तो ये तो चलेगा सर, बढ़ेगा। अब डॉक्टर साहब मूल प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, जिसके कि आप डायरेक्टर हैं, इसको आप किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं देश और दुनिया के सामने? इसकी विशेषता क्या होगी, स्वरूप क्या होगा और ये किस चीज़ में इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाएगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ हम करीब 1963 में खुले थे, तो 60 साल के हम हो गए। तो हमें पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अपना इम्प्रूव करना है जिससे कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, उसके लिए काम चल रहा है। दूसरा, हम शुरू से सर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में काफ़ी अच्छे जाने जाते थे। हम उसमें पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं जिससे हमारा उसमें एक विशिष्ट पोजीशन रहे हमारी। तीसरा, बम्बई फाइनेंस के लिए भी फेमस है, तो हम चाहते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड स्टडी का भी एक बड़ा सेंटर यहाँ पे हो और हर चीज़ों में जो भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, सोसाइटी की प्रायोरिटी है, उनको हम ले करके यहाँ पे ऐसे कोर्सेज भी बनाएं जो कारपोरेट को भी खूब फ़ायदा दे, लोगों को भी जॉब ओरिएंटेशन में आए, एंड इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल भी ज़्यादा हो। मैं कुल मिला जुला कहिए कि इंडिया सेंट्रिक टेक ड्रिवन मैनेजमेंट को हम लोग अपना एक टूल बना रहे हैं, उनका अपना मोटो बना रहे हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम पॉलिसी, प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, इनको कैसे बना करके, और सस्टेनेबिलिटी मतलब कैसे नेचर को प्रिजर्व रखते हुए, जैसे कोई हम एनर्जी कंजम्पशन कम हो, आपका इन्वायरमेंटल डैमेजेस कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम निकले, वाटर कंजम्पशन कम हो, ये सभी जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे, पढ़ाएंगे, उसमें इनोवेशन बढ़वाएंगे, उसमें लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप ऐसा करिए। एंड इट शुड बी इंडिया ड्रिवन, इंडिया सेंट्रिक, मतलब भारत सेंट्रिक टेक ड्रिवन मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ ये ज़्यादा ध्यान देगा। तो डॉक्टर साहब आपने इसको बताया, लेकिन अब एक चीज़ है कि ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, इनके बीच में गैप है। गैपिंग की बात देश में ज़्यादा आ रही है कि उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए अलग अलग सेगमेंट्स के, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट और तेज़ी से शुरू हो। जैसे गति शक्ति सिंगल विंडो सिस्टम आया, एक नेशनल मास्टर प्लान बन गया, तो जो अलग अलग सेगमेंट में गैपिंग की एक बात सामने आ रही है,
इसके लिए डॉक्टर साहब आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, हम बहुत बड़े देश हैं, मानव संसाधन में मिला के हमारा बहुत बड़ी संख्या है। अब हर तरह से अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमको स्किलिंग कैसे बढ़ाई जाए। नए नए हुनूर के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर में भी डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, सब कैसे हम चीज़ों को करें, चाहे वो साइबर की हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे लॉजिस्टिक की हो, चाहे ट्रक की हो, चाहे ड्राइवर्स की हो, चाहे जिस लेवल कहिए। हमें अभी इस तरह के चीज़ों को जो स्किल बेस्ड है उनको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। नहीं तो डिग्री ले लीजिए और आपको पता भी नहीं चले कि आप किस एरिया में डिग्री लिए हो, तो उसका थोड़ा सा उसमें एक विराम आएगा। और हमें लगता है कि जो रेगुलेटरी जॉब्स हैं ना सर, रेगुलेटरी जॉब्स वो मोर टेक ड्रिवन बनेंगे, उनको टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हम कंट्रोल करेंगे दैन वो लगा करके। लेकिन वहाँ पे भी ह्यूमन बहुत लगेंगे, क्योंकि सब नया नया टेक्नोलॉजी को समझने वाले चाहिए, काम करने वाले चाहिए, डेटा वाले चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग वाले चाहिए, हैं। सो धीरे धीरे ऐसे स्किल सेट ने जो लोगों को ऑटोमेट करेंगे, कामों को ऑटोमेट करेंगे, अच्छे से रेगुलेट करेंगे, उसके लिए हमको काफ़ी लोग चाहिए और उसी क्वालिटी ऑफ जॉब बड़ी अच्छी होगी। और उसमें आप समझिए सरकारीकरण ज़्यादा हो नहीं सकता है, उसमें स्टार्टअप बना करके, कानून बना करके, उनके बीच में एग्रीमेंट अच्छा बना करके, अच्छा रेगुलेशन बना करके हम बहुत लोगों का जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर ले लीजिए, अब क्या सोचिए, अब रोज़ सरकारी अस्पताल जितना खुल रहा है उसी हिसाब से प्राइवेट में अस्पताल बढ़ रहा है। क्या वहाँ लोग काम नहीं करते? लेकिन यह ज़रूरत है कि उनको वही रूल फॉलो करें। ये सरकार का जैसे कि आपके यहाँ कोई मरीज आएगा तो आपको देखना पड़ेगा, अब वो गलत करते हैं तो CCTV कैमरा हो, वो सब चीज़ों बताए सब। वो मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोगों को किसी को टरकाना भगाना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेक ड्रिवन सिस्टम। और ऐसे ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज की बहुत डिमांड बढ़ेगी, जिससे कारण अपने सरकारी और प्राइवेट में जो बताया गैप अपने आप कम होगा उससे, और सबका पर कैपिटा मतलब इनकम जो है अपनी लेवल बढ़ेगी। और आपने देखा होगा 10 साल में कंपेयर कर लीजिए खुद, पहले क्या लोगों का मतलब ह्यूमन वैल्यू सिस्टम था रुपीज़ टर्म में, अभी क्या है, तो दोनों में आपको अंतर साफ दिखेगा जो है कि आवर एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड आवर एबिलिटी टू अर्न इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। अच्छा सर, अब एक थोड़ा सा अलग हटके इससे एक सवाल है कि आपका डिकेट्स का एक बड़ा एक्सपीरियंस है, हर ऑफिशियल सिस्टम अपने तरीके से काम करता है, 10 से 5 तक एक ऑफिशियल सिस्टम आपने लंबे से, लेकिन आप बारे में कहा जाता है कि आप सुबह 4 बजे ऑफिस में बैठे हैं, 6 बजे गए, अभी गए हैं, ये सारे लोग, या आपके पीछे आज भी हमको यही पता चला। तो इतने समय तक ये सरकारी काम होता है, फाइलों का काम होता है, कैसी कौन सी ज़रूरत पड़ जाती है? सर ये कुछ नहीं होता है, सरकारी काम तो अपना टाइम पे चलता है। हम लोग ने कुछ नई चीज़ों के बारे में बच्चे लगा कर हमारे साथ काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कैसे। अब जैसे हम इसमें जनरेटिव AI पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए दिन में समय मिलेगा नहीं, तो हम अपना ऐसे एडजस्ट करते हैं कि चलो इनके साथ रहेंगे, कुछ निकलेगा फिर हम जाएंगे। प्लस कई इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह हैं, उनके हम एसोसिएट एडिटर्स हैं, उसका भी काम रात को यहाँ करते हैं, तो वहाँ उनके पास मतलब तुरंत चला जाता है, तो एक फ्रिक्वेंसी मैचिंग रहता है। तो रिसर्च वाले काम के लिए हमको थोड़ा इधर देना पड़ता है सुबह रात में उनके बच्चों, और दिन में टाइम मिल नहीं पाता है। और हम उसी समय अपने कुछ नए नए कोर्स भी प्लान करते हैं, कैसे हम नया चीज़ को, जैसे भी कुछ दिन पहले हमने MIT के साथ एक कोर्स चलाया प्रोफेसर के साथ में। वो प्रोफेसर के साथ जैसे जनरेटिव AI का लॉजिस्टिक में क्या एप्लीकेशन हो, डिजिटल ट्विन जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैसे बढ़ाए, तो वहाँ प्लानिंग हम लोग वहाँ करते हैं, कंटेंट वगैरह डिसाइड करते हैं, जो एक प्रैक्टिकली रहती है। और वो बच्चे हमारे साथ इंटर्न्स हैं जो IIT से या दूसरे संस्थानों से आए रहते हैं, तो उनको अच्छे से लगा करके हम लोग कैसे कुछ और पब्लिकेशंस हों या रिपोर्ट्स बने या उनकी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया जाए जो और इफ़ेक्टिव हो, तो इस पे ही काम करते हैं। इसीलिए वो थोड़ा आर्ट टाइम हो जाता है। अब जैसा अंत में आपसे सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि देश का समग्र विकास, इंटीग्रल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो और आम आदमी का इसमें, गांव के भी आदमी का जुड़ाव हो और सबकी भूमिका बहुत प्रैग्मेटिक हो, इसके लिए आपका क्या संदेश है? इंडस्ट्री से, आम आदमी से, ब्यूरोक्रेसी से, सारे लोग समग्र, जैसे आप
गतिशक्ति को एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, तो सबके लिए क्या एक संदेश है? देखिए ऐसा है कि हम संदेश क्या देंगे, लेकिन अब जस्ट अपना वो बता रहे हैं। देखिए हार्ड वर्क का ना, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपने अपने डायरेक्शन में लोग अपना अपना काम अगर ठीक करना चालू कर देंगे, जितने स्पेशलाइज्ड जॉब की तरफ अपना ध्यान देंगे, जिसको जो बनाया गया है उसमें प्रगति करें, नया नया चीज़ सीखें, उसमें बढ़ें, तो हमें नहीं लगता सर इससे कोई क्लैश होगा किसी में। अब वही है कि आप अपने को अपडेट न करें, अपग्रेड न करें, नई चीज़ें सीखें ना जो है, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे फिर हम मतलब आउटडेटेड होने लगते हैं ना। हमारा यही एक ही मैसेज है कि सब अपने अपने काम में लगे रहिए, तो ज़्यादा देश अपने आप ही बढ़िया से बढ़ेगा जो है ये। डॉक्टर साहब, आज आपने समय निकाला, इसके लिए डॉक्टर साहब ब्लिट्स इंडिया की ओर से दीपक द्विवेदी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच है।